गई है कैंसिल, लेकिन अब आ गया है एडमिशन का टेंशन। जी हां, एक बड़ा फैसला लेना था और आखिरकार यह फैसला लिया गया कि इस साल 12वीं बोर्ड के सीबीएसई के एग्जाम्स नहीं होंगे और उसके बाद आईसीएसई ने भी तुरंत ऐलान किया कि वो भी अपने 12वीं बोर्ड के एग्जाम को नहीं लेगा। फिर कुछ राज्यों से भी ऐलान आ चुका है, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, की वो अपने 12वीं बोर्ड के एग्जाम यानी जो स्टेट बोर्ड होता है वो नहीं लेने जा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ और राज्य भी इसका जल्द ही ऐलान करें। और इस फैसले का बड़े पैमाने पर स्वागत भी हो रहा है क्योंकि इसके पीछे जो तर्क दिया गया, प्रधानमंत्री ने कल जो बताया कि यहां पर स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, मानते हैं कि उनके भविष्य का भी सवाल है, लेकिन उनकी सेहत को, उनके जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। और निर्देश दिए गए हैं बोर्ड को कि आप एक तार्किक रिजल्ट जल्द से जल्द टाइम के हिसाब से पेश करें, यानी ऐसा भी नहीं होने वाला कि रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अब छात्रों के मन में सेहत तो बच गई, इस बात की खुशी है। दूसरा सवाल आ गया है कि अब यहां से फ्यूचर का क्या होगा, यानी आगे एडमिशंस लेने हैं, दूसरी परीक्षा देनी, तमाम चीजें, ढेर सारे सवाल उनके मन में उमड़ रहे हैं कि भाई मैंने तो तैयारी आखिरी 2 महीनों में ही की थी और मेरे अगर कोई प्रीवियस रिजल्ट के आधार पर रिजल्ट बन जाएगा तो मेरा तो नुकसान होगा। ऐसी तमाम बातें हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने की आज हम कोशिश करेंगे क्योंकि ये सबके मन में है और इसके लिए खास पैनल हमारे साथ है। मैं आपका तारुफ कराता हूं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं 2 प्रिंसिपल्स हैं। उनिका मेहरोत्रा जो कि प्रिंसिपल है कालका पब्लिक स्कूल नई दिल्ली की, साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्टर स्कूल सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के हरीश संदुजा साहब, और साथ ही हैं एजुकेशन एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट भी डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गुप्ता, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, दोनों तरह की बातें थी, बहुत मंथन हुआ इसके ऊपर, कुछ राज्यों का कुछ कहना था, कुछ राज्यों का कुछ कहना था, पेरेंट एसोसिएशन का कुछ कहना था, छात्रों का कुछ कहना था, मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन अंततः जो डिसीजन लिया गया बड़े पैमाने पर सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, क्योंकि सिर्फ छात्र ही परीक्षा नहीं देंगे, उसके पीछे जो पूरा महकमा काम करेगा वो भी स्टेक पर जाएंगे, उनका स्वास्थ्य भी स्टेक पर, दांव पर लगेगा। लेकिन अब यह फैसला तो आ गया है कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन क्या यहां से छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं जहां तक उनके फ्यूचर का सवाल है? सबसे पहले तो मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा को लेके वैसे ही दबाव में रहते हैं, उनको चिंता रहती है और परीक्षा होगी कि नहीं होगी इस अनिश्चितता के साथ विद्यार्थियों पर दोहरा दबाव था। सरकार ने कम से कम ये एक निर्णय तो लिया कि ये 10+2 बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, तो एक जो दबाव था विद्यार्थियों पर वो कम हुआ। और निश्चित सी बात है कि जैसा आप भी कह रहे थे कि विद्यार्थी कोई सत्र के बीच में ज्यादा मेहनत करता है, कोई फाइनल एग्जाम में अपीयर होने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि सीबीएसई बोर्ड में कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का सिस्टम है, जिसमें विद्यार्थी की लगातार समग्र इवैल्यूएशन और असेसमेंट होती है और विद्यार्थी को ये मौका नहीं दिया जाता है कि भाई वो किसी एग्जाम में तो कम मेहनत करे और किसी एग्जाम में ज्यादा मेहनत करे। तो विद्यार्थी को लगातार ही मेहनत करनी चाहिए। और जहां तक इसकी अनिश्चितता की बात है, तो मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का नोटिफिकेशन देख रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि द असेसमेंट विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड इफ समबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन ऑन दैट असेसमेंट, तो फिर एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें वो विद्यार्थी अपने एग्जाम देकर भी अपने आप को असेस और इवेल्युएट करा सकता है। तो बोर्ड ने दोनों ऑप्शंस रखी हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि उनका जो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्राइटेरिया रहेगी उसके बेस पे ही उनको मार्क्स दिए जाएंगे। और कुछ विद्यार्थी यदि ये समझते हैं कि पूरे सत्र में उन्होंने लगातार मेहनत नहीं की और फाइनल एग्जाम के लिए ही उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से तैयार किया था, तो मुझे लगता है कि वो दूसरी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। और जहां तक विद्यार्थियों के भविष्य की बात है, जी बिल्कुल, एग्जाम होना विद्यार्थी को पग पग पर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। केवल ये एक रिटर्न परीक्षा जिसकी ये बहुत अच्छी बात कही आपने, मार्क्स आते हैं, असेसमेंट आती है, जिसके बेस पे उसको भिन्न भिन्न संस्थानों में एडमिशन लेना पड़ता है। ये एक परीक्षा का दौर होता है विद्यार्थी का, जिसको कि सरकार ने कल क्लियर कर दिया है और सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। चलिए बढ़िया है। तो यहां पर यह बात साफ है कि एक तय पद्धति से मूल्यांकन होगा, उस पद्धति में क्या हो सकता है वो फॉर्मूला आएगा, लेकिन उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और ये बात भी तय है कि जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा उसको आगे जाके एग्जाम देने का मौका दोबारा मिल जाएगा। ओनिका जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो ओनिका जी, यही स्थिति लगभग पिछले साल भी आई थी। पिछले साल थोड़ा मामला ऐसा था कि कुछ पेपर हो गए, कुछ नई टाइप के मामला था,
लेकिन क्या कोई फॉर्मूला है? हमें जो पता लग रहा है वो ये है कि 9, 10th, 11th के तीनों साल का इंटीग्रेट करके, और शायद अगर आपने 12th के जो जिसे प्री बोर्ड एग्जाम कहते हैं वो सब मिला जुला के शायद कुछ एक मूल्यांकन निकलेगा। क्या कहेंगी आप इसमें? कुछ आप ही बेहतर एक आइडिया दे सकती कि कैसे बनेगा ये फॉर्मूला। देखिए विपिन जी, एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक है, इसलिए सीबीएसई ये ज़रूर ध्यान रखेगी कि बच्चों का नुकसान ना हो। और कई बार ऐसे होता है विपिन जी, से आपने कहा 9, 10th, 11th, 12th, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा उसी स्कूल में 9th में रहा हो, तो ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। कोई बच्चे ने 11th में ही स्कूल में एडमिशन ली हो, तो उसका प्रीवियस रिजल्ट कहाँ से आएगा? सो ये सारे प्रोज कॉन्स को टैली करते हुए सीबीएसई बहुत बैलेंस अप्रोच लाएंगी, जाके बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे सर ने कहा, अगर दिक्कत हो तो बच्चा दोबारा भी रिपीट कर सकता है। इस वक्त मेरा मानना है जो भी कैलकुलेशन हो, बच्चों पे बहुत डिपेंड करेगा, उनके माइंडसेट का। ये विपिन जी बहुत आप ज़रूर इस बात पे ध्यान करिएगा कि मार्क्स कुछ भी आए, बच्चों को अब ये देखना पड़ेगा कि आगे का कोर्स वो क्या लें। अगर इसी पे घूमते रह जाएंगे तो आगे के लिए भी दिक्कतें आएंगी। एक पड़ाव पार किया, एग्जाम्स नहीं हुए, अब दूसरा पड़ाव है एडमिशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए। हर एक बच्चे के लिए ये एक करियर का शुरुआती दौर है, और इस वक्त उसको अगर वो मनचाहा कोर्स ना मिले तो दिक्कत आती है। तो लेकिन बच्चों को इस वक्त सोचना कि जो ट्रॉमा से वो निकले हैं, जो स्ट्रेस और जो परेशानी उनकी फैमिली गुजरी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस अप्रोच रखें। जो भी मार्क्स आएँ उसके साथ वो अपना ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी फील्ड्स भी देखते रहें। इस वक्त वो बच्चों को ये देखना है कि वो अड़े ना कि अगर उनको एमबीबीएस में जाना है या आईआईटी करनी है, और अगर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहे तो वो परेशान में ना आए, बल्कि ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाके वो आप करियर को डेवलप कर सकें। ध्यान रखिए, कोई भी कोर्स वो लेंगे आगे फ्यूचर में वो बेहतरीन ही होगा, कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती। इसलिए बच्चों को भी, अब बच्चों की ड्यूटी बनती है कि वो बैलेंस अप्रोच वो भी रखें, देखें कि वो क्या मार्क्स मिलती हैं, उस मार्क्स के तौर पे विपिन जी उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड क्या है, वही उनका ऑल्टीट्यूड डिसाइड करेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं यहाँ पे। एक डिफरेंट अप्रोच की तो जरूरत है, क्योंकि वक्त ही कुछ ऐसा है। और हो सकता है कि ये जो बैच है ना आपके 2021 वाले, ये बहुत बेहतर करें अपनी जिंदगी में आगे जाके, क्योंकि इन्होंने एक अलग और कठिन समय अपनी आंखों से देख लिया है। ये भी इसका आउटपुट हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी लंबी बातें हैं। चलिए, हमारे अगले मेहमान भी हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त। हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और ये बच्चों के मन के प्रश्न है कि अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, नो डाउट। अभी तो उनकी भी डेट आगे पीछे होगी, मसलन बहुतों को इंजीनियरिंग में जाना है, बहुतों को मेडिकल में जाना है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की भी होती है जो अपनी इसी 12th की मार्कशीट पर आगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, कुछ विदेश पढ़ने भी जाते हैं। क्या जिन्हें अपनी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लेना है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी? जिन बच्चों को मार्कशीट के आधार पर अपना एडमिशन लेना है, उन बच्चों के लिए ये जरूर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आई थिंक सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि वो कैसे सीबीएसई का जो मूल्यांकन होगा इस साल, उसके बेसिस पे किस तरह से बच्चों का एडमिशन ले। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, यूनिवर्सिटीज भी इस बात को जरूर देख करके रखेंगी कि इसके लिए बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उनको कल्प्रिट ना होल्ड किया जाए कि भैया उनके एग्जाम नहीं हुए, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। तो जो भी सीबीएसई रिजल्ट देगा उसकी वैलिडिटी तो डेफिनेटली पूरी होगी, जो पिछले साल के रिजल्ट्स होते हैं उसके हिसाब से, उसमें कोई ज्यादा फेरबदल होगा नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है, जैसे मेरे को पता है कि आजकल इंडिया में सैट के तर्ज पे, जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कंबाइंड एटीट्यूड और एप्टीट्यूड सबका ही जांच करी जाती है। तो उसके तर्ज पे भी आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एडमिशंस लेने शुरू कर दिए हैं, और इंटरव्यूज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अपार्ट फ्रॉम द मार्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इस बार शायद इंटरव्यू को भी काफी वेटेज देंगे, सो दैट दे कैन सी कि बच्चा कैसा परफॉर्म करता है और उसके मार्क्स का क्या वैल्यू है।
राइट, ये बड़ा अच्छा इंसाइट है आपका सर कि हो सकता है कि अब ये एग्जामिनेशन ना हो, एंट्रेंस ना हो। जैसे डीयू के बारे में मैं पढ़ रहा था, डीयू में शायद इस तरह का फॉर्मूला आया था कि पहले ये था कि वो 50% स्टूडेंट्स को तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेंगे और 50% को मार्क्स के आधार पर, कट ऑफ के आधार पर। फिर उनके यहाँ भी कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने अलग से एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन ऑफ लेट ये बात आ रही है कि नहीं, वो सबको ही मार्कशीट के आधार पर देंगे। डॉक्टर गुप्ता, एक महत्वपूर्ण सवाल आज मैं देख रहा था ऑनलाइन, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं लगातार, वो कि क्या उन्हें प्रॉपर मार्कशीट मिलेगी या किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, या ऐसी मार्कशीट जिसमें एक एक विषय के आगे नंबर हो, भले ही उसका जो भी फॉर्मूला हो? नहीं, निश्चित रूप से जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम ने नोटिफिकेशन में दिया है कि देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्राइटेरिया, तो विद्यार्थियों को मार्कशीट इशू की जाएगी जिसमें प्रत्येक विषय के मार्क्स भी अंकित होंगे। क्योंकि मार्कशीट जब तक नहीं होगी तो उसको एक जनरलाइज वे में एक सर्टिफिकेट देने का कोई महत्व बनता नहीं है। और जहां तक आगे उनके प्रवेश लेने की बात है, तो भिन्न भिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जिनमें बच्चे 10+2 करके प्रवेश लेने की आकांक्षा रखते हैं, तो वो भी इस बात को समझते हैं। और जहां तक वो सर्टिफिकेट जो सीबीएसई बोर्ड इश्यू करेगा उसको क्वेश्चन करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और जैसा कि पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि 9th, 10th और 11th के मार्क्स का एवरेज लेकर के कुछ किया जाएगा। और मैडम जैसा कह रही थी कि कोई बच्चा स्कूल बदलता है तो उसका 9th और 10th का रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, तो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड इज ए परमानेंट थिंग। वो जिस भी स्कूल से आया होगा और जिस भी स्कूल में गया होगा, सब जगह वो रिकॉर्ड स्कूल्स मेंटेन करके रखते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड का। तो उस रिकॉर्ड को मंगाना और उसको कंपाइल करना और रिजल्ट देना, वो एक पूरी प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा एक चिंता का विषय तो बच्चों का बनता है ये, जिस तरह से वो ऑनलाइन ये प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी उनकी इस परेशानी को समझते हैं और वो भी एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड इसमें रखेंगे, और ताकि विद्यार्थियों को कम से कम परेशानी का सामना करना। राइट, ओनिका जी, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है, हालांकि मुझे लगता है इसका उत्तर बड़ा सीधा और सरल भी है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मसलन आगे किसी एंट्रेंस के लिए वो एग्जाम देंगे, हो सकता है वो डिले हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्या उस पर इस रिजल्ट का कोई इम्पैक्ट आएगा? आई डोंट थिंक सो, नहीं इम्पैक्ट आएगा सर, बिकॉज देखिए एनालिसिस किसी चीज़ का भी बड़ी साइंटिफिक तरीके से होगा। इट इज़ नॉट कि रैंडम हमने बस कैलकुलेशन किया, मार्क्स दे दिया और अपनी ड्यूटी ओवर कर दी, ऐसा नहीं होगा। और साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन होगा। सर 10th का अगर आप स्वरूप देखें, बहुत अच्छी क्लैरिटी से आया है। जो स्कूल अभी फिलहाल 10th में अभी फर्स्ट बैच भेज रहे हैं, उनका बैकलॉग उनके पास नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें ईज आउट भी की हैं। तो विपिन जी, बड़े साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन होगा, इसीलिए पहला पड़ाव पार किया है सीबीएसई ने ये कह के कि एग्जाम्स नहीं होंगे। अब जो सेकंड फेज है वो बहुत डेलिब्रेशन के साथ, कैलकुलेशन के साथ एक फॉर्मूला दिया जाएगा स्कूल्स को, उसके आधार पे किया जाएगा। आप यकीन मानिए बड़ा बैलेंस होगा, बिकॉज स्कूल को भी पता है बच्चे का एप्टीट्यूड और अप्रोच क्या है, बच्चे ने पूरे साल किस तरह परफॉर्म किया, भले ऑनलाइन में किया हो। और वही बच्चा आखिर में सीबीएसई बोर्ड को भी तो क्रैक करता है। जो स्कूल में पढ़ाई करता है, जो स्कूल में प्री बोर्ड के एग्जाम देता है, उसी आधार पे बोर्ड्स में बैठता है। तो एक स्कूल की कैलकुलेशन पे बहुत महत्व दिया जाएगा, स्कूल के एग्जाम से महत्व दिया जाएगा, और एक बैलेंस अप्रोच आएगी जहां जो मार्क्स अल्टीमेटली बच्चे के लिए कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अलॉट होंगे। आप इसमें आई थिंक आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि रेस्ट अश्योर्ड द कैलकुलेशन विल बी एज पर योर एबिलिटी एंड योर कैपेबिलिटीज। स्कूल भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा और सीबीएसई से भी इनपुट जो आएंगे वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेंगे, और रोड मैप फिर आप तय कर पाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया कि आप अगर कोई वैसी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आपको अलग से एंट्रेंस देनी है, उसका तो सीधा कोई इम्पैक्ट आना नहीं है। और साथ में ये भी कि आपकी भी जो मार्कशीट पीछे से बनने जा रही है, क्योंकि आगे कई बार ऐसा होता है कि आप आईएम वगैरह की एग्जाम दे तो उस 12वीं की मार्कशीट का बड़ा महत्व हो जाता है। हालांकि आईएम कंसिडर करेगा इन 2 सालों को, मुझे लगता है, लेकिन फिर भी ओनिका जी कह रही है कि बहुत सही कैलकुलेशन के साथ बनाया जाएगा। हरी जी, एक सवाल और है, क्योंकि ये विकल्प दिए जाने की बात हुई है कि जिन्हें उस रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्या बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए दोबारा एग्जाम देने का? तो ये ऑप्शन बच्चों के पास तब आएगा जब उनका ये वाला रिजल्ट ओपन हो जाएगा। उसमें अगर बच्चा फील नहीं करता कि ये उसके मार्क्स इससे ज्यादा आने चाहिए थे, या उसके पोटेंशियल को वो नहीं दर्शाते हैं मार्क्स,
तब उस बच्चे को ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अगर फिर से एग्जामिनेशन में बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, ऐसा होना चाहिए। इसका एक वैसे होने की संभावना बहुत सारे बच्चों के लिए मुझे कम ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सीबीएसई ने 10th के मार्क्स का जो प्रक्रिया जो उन्होंने एस्टैब्लिश करी है कि किस तरह से बच्चों के मार्क्स देने हैं, किस तरह से मॉडरेशन होगा, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चे खुश होंगे अपने मार्क्स देख करके। और अगर उसी तरह की कुछ प्रक्रिया रहेगी तो डेफिनेटली 12th के भी ज्यादातर बच्चे जो हैं अपने मार्क्स से बहुत ही खुश होंगे और उनको फिर से एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली ये ऑप्शन बच्चे के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए ऑन द नेचुरल जस्टिस थिंग, कि अगर बच्चा चाहे तो वो फिर से एग्जाम दे सके। सही बात है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी के कुछ पुराने असेसमेंट के तौर पे कम नंबर आ गए और उसे लगता है कि नहीं वो वेल प्रिपेयर्ड था इस फाइनल एग्जाम में कुछ बेहतर करने के लिए, तो वो ये चांस ले सकता है। लेकिन जैसा सर बता रहे हैं ये तब होगा जब रिजल्ट आउट होगा, लेकिन ये ऑप्शन रहने वाला है। तो चलिए, कुछ सवाल अभी तक हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि आपके फर्दर एडमिशन पर, आपके फ्यूचर पर और दोबारा परीक्षा देने पर क्या परिस्थितियां बनेंगी, फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये तमाम चीजें। लेकिन अभी भी कुछ सवाल होंगे जो कि छात्रों के मन में होंगे, तो उनका भी उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। मसलन किसी को अगर यहाँ से विदेश पढ़ने जाना है, आजकल काफी छात्र होते हैं जो इंडिया से स्कूल करने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं, क्या इस तरह के रिजल्ट का वहां कोई इंपैक्ट दिखेगा? चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। देश की सबसे बड़ी आबादी को महामारी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार की तैयारियों और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर आइए डालते हैं एक नजर और देखते हैं स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश तेज खबर कोरोना पर नजर। देश में कोविड मैनेजमेंट में यूपी मॉडल हिट, 35 दिनों से रोजाना घट रहे संक्रमण के मामले। देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 5,07,23,808 टेस्ट करने के बावजूद यूपी में संक्रमण थमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कारगर रणनीति आई काम, ग्राउंड जीरो पर गाँव-गाँव घर-घर पहुंचे सीएम। देश के सभी राज्यों की तुलना में सक्रिय मामलों में 14वें पायदान पर यूपी, जबकि सक्रिय अनुपात में देश में सबसे कम, एक्टिव केसों में दूसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले, कर्नाटक दूसरे, केरल तीसरे, तमिलनाडु चौथे, आंध्र प्रदेश पांचवें और उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,18,714 टेस्ट किए गए, जिसमें नए मामले महज 1,175 आए। कल की तुलना में पॉजिटिविटी रेट 0.3%। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,646 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, रिकवरी रेट 97.4% हुआ। यूपी में कुल एक्टिव केसों की संख्या घटकर 22,877 हुई। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.3%। 65 जिलों में शर्तों के साथ दी गई आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट, 35 जिलों में 20 से कम आए नए केस। कानपुर देहात और श्रावस्ती जिले में नहीं आया एक भी नया केस, 7 जिलों में महज एक नया केस। यूपी में दूसरी लहर थमने के बाद अब तीसरी लहर की तैयारी युद्ध स्तर पर, पीडियाट्रिक आईसीयू से लेकर वैक्सीनेशन पर भी जोर। अभी से बच्चों के लिए 3,000 से अधिक बेड अस्पतालों में बने, मास्टर ट्रेनर्स की हो रही ट्रेनिंग, जिलों में चिकित्सकों को देंगे ट्रेनिंग। विश्व में सबसे बड़े फ्री टीकाकरण महाअभियान ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे राज्यों में टीकाकरण बंद हो रहा तो यूपी में और बढ़ रहा गाँव-गाँव चल रहा महाअभियान। देश में सबसे ज्यादा यूपी में 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को लगा टीका, 5500 बूथ पर लगाया जा रहा लोगों को निःशुल्क टीका। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों के टीकाकरण के लिए प्रदेश में 200 अभिभावक स्पेशल बूथ बने, महिलाओं को दी गई सुविधा, अलग से बूथ पर होगा टीकाकरण। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जून में लगाया जाएगा निःशुल्क टीका, जुलाई में 2 करोड़ टीका लगाने की योजना। योगी सरकार गरीब तबके से जुड़े लोगों का अलग से कराएगी निःशुल्क टीकाकरण, सब्जी विक्रेता और टेम्पो चालक का भी होगा टीकाकरण। प्रदेश में लोगों को टीके की कुल 1,94,31,152 डोज दी गई। कल एक दिन में टीके की कुल 3,82,000 डोज दी गई। 1,58,69,421 पहली और 35,21,731 दूसरी डोज दी गई। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के फैलाव और वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता का स्तर जानने के लिए शुरू हुआ सीरो सर्वे। 6 जून तक चलेगा सीरो सर्वे। प्रदेश में अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू, कोविड नियमों के तहत देखे जा रहे मरीज। अस्पतालों में सामान्य ऑपरेशन भी किए जाएंगे। ओपीडी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक देखे जाएंगे मरीज। 97,000 राजस्व गांव में निगरानी समितियों ने डोर टू डोर 17,16,24,758 घरों का किया सर्वेलांस। रैपिड रिस्पांस टीम ने लोगों की जांच की, दिए निःशुल्क मेडिसिन किट। गन्ना और आबकारी विभाग सभी जिलों में 50 बेड वाले CHC में ऑक्सीजन जनरेटर्स की स्थापना कर रहा। 80 ऑक्सीजन जनरेटर्स की खरीद के लिए आदेश जारी। यूपी में PMGKY के तहत 14 करोड़ 71 लाख लाभार्थियों को दिया जा रहा निःशुल्क राशन। संक्रमण से बचने के लिए दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू। 31 मई तक 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक राशन का हुआ वितरण, जिसमें लगभग 5.7 लाख मीट्रिक टन ग्रामीण क्षेत्रों में बांटा गया। 11 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को दिए गए फूड पैकेट। प्रदेश में संचालित हो रहे 565 कम्युनिटी किचन। रोजाना खाने कमाने वाले 8,80,000 श्रमिकों को दिए जाएंगे जल्द 1,000 रुपए। यूपी ने जीवन और जीविका बचाने के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया। यूपी में गेहूं खरीद भी हो रही, उद्योग भी चल रहे। 3 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं काम। सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं, वैक्सीनेशन और सराहनीय कोविड प्रबंधन के साथ यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम कस रही है योगी सरकार। स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश तेज खबर कोरोना पर नजर में फिलहाल बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
देखो, इस साधारण आटे की रोटी खाएंगे तो दो बातें हो सकती हैं। या तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा या इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो समझे बच्चों, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। अपनाइए एक्स्ट्रा चोकर वाला नरिश चक्की फ्रेश आटा। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। बाजार में आज खरीदारी का जोश दिख रहा है। ऐसे में हम ऑप्शन के आंकड़े देखेंगे। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। जिस तरह का सेक्टर का सेटअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो स्टॉप लॉस 3440 का रखना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3600। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। अब यहाँ पे 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको दिख रहा है, तो पोजीशंस फ्यूचर्स में भी बन रही हैं। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। बंगाल की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान पे पहुंच गई है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। भारत के राजनीति की सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही कि एग्जाम्स 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं तो कैंसिल हो गई हैं। CBSE, ICSE और कई दूसरे राज्यों ने भी कैंसिल कर दिए। लेकिन अब आगे एडमिशन का क्या होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, इसका बच्चों के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आएगा, बच्चों के मन में यही सवाल है। तो फटाफट कुछ FAQs आज हम ले रहे थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके मन में है, जो बच्चों का हमने यहाँ पे रखा। कुछ और सवाल फटाफट यहाँ और लेते हैं। तो अनिका जी, एक जो मैंने ब्रेक के पहले कहा कि जिन्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, क्या इस तरीके से या इस पैटर्न से कि एग्जाम कैंसिल हो गई थी, एक अलग फॉर्मूले पे इवैल्यूएशन आया है, क्या उनके वहां के प्रोस्पेक्ट पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, रत्ती भर का भी नहीं। देखिए, वर्ल्ड वाइड सबको पता है पैंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड सबको पता है एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन सब निकालेंगे, और जाहिर सी बात है इस चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंस उतनी रहेगी जितना एग्जामिनेशन की थी। अगर CBSE उसको मान्यता प्राप्त करके दे रहा है, अगर बोर्ड उसको करके दे रहा है, ये तो है नहीं कोई कहीं से भी आपके मार्क्स आ रहे हैं। अल्टीमेटली मार्क्स और मार्कशीट और रिजल्ट CBSE बोर्ड से या तमाम बोर्डों से आ रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, और उनका उतनी वेटेज होगी जितने वो अमूमन तौर में एग्जाम देके देते। कई जगह तो विपिन जी एडमिशन हो भी चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट का आने का इंतजार था। इसलिए बहुत जरूरी था कि गवर्नमेंट टाइमली ये डिक्लेयर कर दे कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर एग्जाम नहीं होते या अगर एग्जाम होते तो डिले होता, रिजल्ट कब आता, उतनी बच्चों को आगे फॉरेन यूनिवर्सिटी में दिक्कत होती। शायद ये भी बहुत बड़ा कारण था कि ये डिक्लेयर अब ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया है। मैं फटाफट हरीश जी से ले लेता हूँ। हरीश जी, अभी हम जून में फर्स्ट वीक में हैं, यहाँ ये अनाउंसमेंट आई है, लेकिन अब जो भी फॉर्मूला बनेगा, असेसमेंट होगी, हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी CBSE देने की कोशिश करेगा। 1 महीने से लेकर के 45 दिन तक, 30 डेज टू 45 डेज का टाइम लगना चाहिए। आई थिंक जुलाई में जरूर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए हमारे पास। दैट इज बिकॉज इसमें और ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स को 10th का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है, तो इसीलिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, एक लास्ट सवाल क्विकली आंसर कीजिएगा। जैसे JNU ने ऐलान किया है कि वो इंतजार करेंगे थोड़ा, वो तो क्योंकि एंट्रेंस के थ्रू ही अपने यहाँ बच्चों को लेते हैं, तो अगर रिजल्ट डिलेज हुए तो थोड़ा उनके यहाँ टाइम, शायद उनके एंट्रेंस भी, तो क्या बाकी यूनिवर्सिटीज भी ऐसा करेंगी देश में? हाँ, निश्चित रूप से करना चाहिए कि सभी विश्वविद्यालयों का जो एक पहल जो रहेगी वो ये है कि विद्यार्थी सफर ना करें, क्योंकि विद्यार्थी ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुका है इस पेंडेमिक टाइम में। तो विद्यार्थियों को पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा समय दिया जाएगा कि जब उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे उसी के बाद ही एडमिशन की डेट्स अनाउंस होंगी। हरियाणा में भी जैसा मैं देखता हूँ कि यहाँ पर भी ऑनलाइन एडमिशंस होते हैं, तो गत वर्ष भी क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह सब डिले हो गए थे, तो हमारी जो सरकार है उसने वही निर्णय लिया कि थोड़ा लेट पैनल को ओपन किया और कोई भी विद्यार्थी बिना एडमिशन के नहीं बचा। तो विद्यार्थी बिल्कुल सफर नहीं करने चाहिए। चलिए, तो मैं उम्मीद जी बिल्कुल, क्योंकि सर मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए एक तरफ बच्चों के मन में या माता पिता के मन में इस बात की राहत तो आई
कि अब एग्जाम नहीं हो रहे कोरोना काल के अंदर, क्योंकि स्थितियां अभी भी कोई बहुत बेहतर है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही बड़ा कंसर्न आया बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों के मार्क्स, एडमिशन और तमाम चीजों को लेकर। लेकिन आप लोगों ने आके आज जिस तरह से क्लैरिटी दी है, तो मुझे लगता है कि तमाम वो माता पिता, बच्चे जो अब इस तरह के कंसर्न से थोड़ा परेशान हो रहे थे, उनको एक साफ तस्वीर मिली होगी। और यहां से आगे चलते हुए हमारी सबको शुभकामनाएं हैं कि जो भी प्रोसेस होगा, जो भी इवैल्यूएशन होगा, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के होगा और आपके भविष्य को सुरक्षित बनाते हुए होगा। तो चिंता बिल्कुल ना करें। तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।